Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ अपने कोर्स टाइटल अप्लाइड साइकोलॉजी के साथ और इसका आज ये 13वां सत्र है, 13th लेक्चर इस कोर्स का आज हम शुरू करेंगे। और इस कोर्स का टाइटल है, जो हमारे आज के लेक्चर का टाइटल है, वो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी। और आज के अपने इस सत्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो स्वास्थ्य है उसमें मनोविज्ञान की क्या भूमिका है और किस प्रकार से जो फैक्टर्स होते हैं, जो बिहेवियरल फैक्टर्स हैं या चाहे वो और कोई भी फैक्टर्स हों, एनवायरनमेंट से संबंधित हों, वो सोशल फैक्टर्स हों, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हों, उन सभी में किस प्रकार से साइकोलॉजी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकती है और किस प्रकार से हमें ओवरऑल जो सोसाइटी की जो हेल्थ है, यानी जो इंडिविजुअल्स, जो लोग हमारे समाज में रहते हैं, उनकी हेल्थ को हम किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। और उसके लिए हेल्थ साइकोलॉजी हम कह सकते हैं कि जो भी ज़रूरी उसके लिए रिसर्चेज हैं या उस रिसर्च से ऑब्टेन्ड जो भी हमारे पास थियरीज़ हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका फिर एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड, ताकि हम जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को हम बेटरमेंट की तरफ, यानी एक बेहतरी की दिशा में उसको ले जा सकें। तो हम आज अपने इस सत्र में सर्वप्रथम ये प्रयास करेंगे समझने का कि हेल्थ साइकोलॉजी यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान है क्या। और हेल्थ साइकोलॉजी की जब परिभाषा की बात आती है तो वो कुछ इस प्रकार है: हेल्थ साइकोलॉजी इज द एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन of the discipline of psychology to the promotion and maintenance of health and the treatment of illness and related dysfunction। तो जैसा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान में यानी हेल्थ साइकोलॉजी में जो सबसे पहला कार्य है वो है कि इसकी जो एजुकेशन है, यानी कि जो लोग भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो प्रमुख रूप से 3 तरीके से इससे जुड़ते हैं। पहला शिक्षा के रूप में, यानी कि वो हेल्थ साइकोलॉजी से संबंधित जो कोर्सेज हैं उनको पढ़ने पढ़ाने से लेकर के, उसके बाद जो रिसर्चेज यानी जो साइंटिफिक बेसिस है हेल्थ साइकोलॉजी में, जो रिसर्चेज कंडक्ट की जाती हैं, जो स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं, उसके रूप में इसमें कंट्रीब्यूट करना। देन थर्ड, इसका जो इस्तेमाल करना यानी इसका उपयोग करना इन अ प्रोफेशनल वे, यानी पेशेवर तरीके से इसकी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करना, उसको प्रैक्टिस में लाना, ताकि हम जो समाज में जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ को लेकर के, उनके ओवरऑल जो लाइफ है उनकी, उसको कैसे बेटर बना सकते हैं। बिकॉज जैसे हम जानते भी हैं कि अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। उसी प्रकार से जब एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो अपने निजी जीवन में भी बेहतर करेगा, वो अपने जहाँ वो संस्था में कार्य करता है वो वहाँ भी बेहतर कार्य करेगा, चाहे वो समाज में जिस भी रोल में हो वो वहाँ पर बेहतर, यानी उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बेहतर होगा और ओवरऑल जो उसकी लाइफ सेटिस्फैक्शन होगी वो भी बेहतर होगी। तो इस प्रकार से जो हेल्थ साइकोलॉजी है उसका प्रयास यही है कि इस क्षेत्र में जो भी प्रोफेशनल्स कार्य कर रहे हैं वो उनका पहला उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से लोगों के जीवन में जो उनका स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाया जा सके और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए या किए जाने चाहिए, उन पर विचार करना और उनको प्रैक्टिस में लाने का प्रयास करना। इसके बाद हम बात करेंगे जो पहले से जो चला आ रहा एक ट्रेडिशनल, हम जिसको कहते हैं बायोमेडिकल मॉडल, हम उसकी चर्चा करेंगे और किस प्रकार से रिसेंटली इसमें जो चेंजेस आए हैं, यानी कि जो एक दूसरा पर्सपेक्टिव दैट इज़ बिहेवियरल मेडिसिनल मॉडल,
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक तुलनात्मक हम लोग यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक तुलनात्मक हम लोग प्रयास करेंगे ये समझने का कि किस प्रकार से जो ट्रेडिशनल बायोमेडिकल मॉडल है उसमें उसकी जो एजम्पशंस थी या उसकी जो मान्यताएं थी, उससे किस प्रकार जो बिहेवियरल मेडिकल मॉडल है वो किस प्रकार से वो आगे उसमें बदलाव आए हैं या क्या उसमें एक्सेप्टेंस और चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पहला जो प्रश्न है जिस पर इन दोनों को हम तुलना कर सकते हैं वो है कि व्हाट इज इलनेस, यानी कि जो रोग है या जो समस्या है उसको ये दोनों ही मॉडल किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर बायोमेडिकल मॉडल का जो दृष्टिकोण है, जो पर्सपेक्टिव है, वो है कि इलनेस को वो ये मानते हैं कि जब कोई भी ऐसा जो एलिमेंट है जो बाहर से हमारी बॉडी में आ जाता है या किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल जो हमारे ऊपर कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो या उनके कारण जो भी हमारे पास जो बाहर से कोई अगर अटैक होता है तो उसके कारण से जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो हमें परेशानियां होती हैं, और उसमें से एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा जो इंटरनल फैक्टर्स हैं यानी कि विद इन द बॉडी भी जो चेंजेस हो रहे हैं, उनसे भी कई बार हमारे अंदर शरीर के जो डिसफंक्शंस होते हैं या जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उसको वो इलनेस की श्रेणी में रखते हैं। वहीं पर जब बिहेवियरल मेडिसिनल मॉडल की बात की जाती है तो उनका ये मानना है कि जो इलनेस है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक कंटिन्यूम पे मान सकते हैं, यानी कभी भी व्यक्ति न पूरी तरह से बीमार होता है न वो पूरी तरह से कभी स्वस्थ होता है। और इसका अर्थ ये है इस बात का कि कोई भी व्यक्ति हमेशा एक कंटिन्यूम पे होता है, यानी कि वो स्वास्थ्य और बीमारी इन दोनों के हमेशा टू एंड फ्रो का मूवमेंट रहता है। यानी कि अब कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है या कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से बीमार है। तो यहाँ पर जो ऑल और नन का प्रिंसिपल है वो वर्क नहीं करता। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है दैट इज कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बायोमेडिकल मॉडल है उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी जो जिम्मेदारी है, जो कारण माना जाता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को, यानी जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं या कोई भी इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनको इसका रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और उनका जब अटैक होता है तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार की बीमारी होती है। जबकि जो बिहेवियरल मेडिसिनल मॉडल है उसमें कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि उसमें जो बातचीत है वो हमेशा ये की जाती है कि जो बीमारी के कारण है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स पर नहीं है बल्कि उस व्यक्ति की भी है। जो व्यक्ति बीमार है कहीं ना कहीं वो भी अपनी बीमारी के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके बाद हम बात करते हैं दैट हाउ शुड इलनेस बी ट्रीटेड, और जब हम ये बात करते हैं कि इलनेस को हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं तो हम ये देखते हैं कि बायोमेडिकल जो मॉडल है वहाँ पर वैक्सीनेशंस की यानी दवाइयों की बात होती है, सर्जरी की बात होती है, कीमोथेरेपी की बात होती है। तो इस प्रकार के जो उपाय हैं वहाँ पर या जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं उनकी बात की जाती है। जबकि जो बिहेवियरल मेडिसिनल मॉडल है उसमें इन सभी फैक्टर्स के साथ साथ, यानी कि मेडिसिन तो है ही लेकिन साथ ही साथ उसमें बिहेवियरल चेंजेस की भी बात की जाती हैं, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी बात की जाती है, और जो उसमें कॉजेशन है यानी कि जो कारण जिसको माना गया है कि वो केवल एक्सटर्नल इस तरह के जो वायरस या बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हों, चाहे वो हमारी जो हैबिट्स हों या जो हमारी वो डाइट से संबंधित या चाहे हमारी वो ड्रिंकिंग से संबंधित या हमारी किसी भी प्रकार के जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उनसे संबंधित जो हमारी ओवरऑल जो रूटीन हमारा है, कहीं ना कहीं वो भी हमारा जब कारण है तो कहीं ना कहीं जो जब हम इलाज की बात करते हैं या जब हम उस समस्या को ठीक करने की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों पे भी ध्यान देना होगा। यानी कि जो ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी है या जो ट्रीटमेंट का तरीका होगा उसमें मेडिसिन प्लस जो हम कह सकते हैं कि इन सभी दूसरे फैक्टर्स को जो बायो, साइको और सोशल फैक्टर्स हैं उन सभी को हमें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा प्रश्न है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि
जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो बायोमेडिकल मॉडल के अनुसार अगर हम चलें तो उसके अनुसार ये जिम्मेदारी डॉक्टर्स की, यानी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी प्रकार की जो दवाई देनी है या जो सर्जरी करनी है, वो उस प्रकार का जो भी कार्य है वो उनके द्वारा किया जाएगा। परंतु जो बिहेवियरल मेडिसिनल मॉडल है उसमें जो जिम्मेदारी है वो इन प्रोफेशनल यानी हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ साथ ये जिम्मेदारी इंडिविजुअल की भी है, यानी वो व्यक्ति जो खुद बीमार है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को, जो फैक्टर्स उसके सामने निकल कर आ रहे हैं या जो कॉजेज़ हैं, उनको कम करने में और उनको दूर करने में उसका अपना भी रोल है। तो इस कारण से उस इंडिविजुअल की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कि उस हेल्थ प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इस कड़ी में वो है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो जो बायोमेडिकल मॉडल है उसके अनुसार माइंड और बॉडी ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, यानी कि माइंड जहां पर हमारे थॉट्स उत्पन्न होते हैं और वहाँ हमारे जितने भी इस प्रकार के जो काल्पनिक चीज़ें हैं या हम कह लें कि जो हमारा ओवरऑल कॉग्निशन है वो वहाँ पर कह सकते हैं कि वो वहाँ पर होता है। लेकिन बॉडी जहाँ पर हमारी पूरी फिजिकल जो चीज़ें चल रही हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के, तो बायोमेडिकल मॉडल के अनुसार ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं और ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन जब हम बिहेवियरल मेडिसिनल मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ पर वो इन दोनों एंटिटीज़ को अलग नहीं मानते, बल्कि वो ये मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं वो हमारे बिहेवियर को, हमारी बॉडी को, वो इन टोटलिटी ये एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं। तो इस प्रकार से ये माइंड और बॉडी को अलग अलग करके देखने से हमारा जो स्वास्थ्य के प्रति जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो अधूरा रहेगा। इसलिए बायोमेडिकल जो मॉडल का जो ट्रेडिशनल व्यू है उसको चैलेंज करते हुए जो बिहेवियरल मेडिसिनल मॉडल है उसका जो व्यू है वो ये है कि हमें माइंड और बॉडी को दोनों को एक हमको फ्रेम में देखना चाहिए और वो दोनों कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं हमें उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद जो अगली हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे दैट इज़ अबाउट द फोकस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, यानी जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान है उसका जो केंद्र बिंदु है, यानी कि वहाँ जो ध्यान दिया जाता है वो किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये टोटल 4 हम कह सकते हैं कि फोकस पॉइंट्स हैं हेल्थ साइकोलॉजी के। उसमें जो पहला जो फोकस पॉइंट है दैट इज बायो साइको सोशल मॉडल, और यहाँ पे जैसा इस नाम से भी प्रतीत हो रहा है इसमें 3 ये अलग अलग शब्दों से मिलके बन रहा है और यहाँ पर हम इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे और फिर हम इसको इस पर चर्चा भी करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि बायो साइको सोशल मॉडल किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है हमारे हेल्थ को और साथ ही साथ जो हेल्थ साइकोलॉजी है उसका फोकस पॉइंट बायो साइको सोशल मॉडल क्यों है। इसलिए जो पहला हमारा जो फोकस पॉइंट का जो पहला एस्पेक्ट है दैट इज बायो, उसके जो फैक्टर्स हैं वायरस, बैक्टीरिया एंड लीजन्स, यानी किसी भी प्रकार का हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं कोई सर्जरी या किसी कट के द्वारा, वो सभी इस श्रेणी में आते हैं। देन जो साइको फैक्टर्स हैं यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसमें बिहेवियर, बिलीव्स, कोपिंग, स्ट्रेस एंड पेन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के रूप में हम इनको कंसीडर करेंगे। इसके बाद जो सोशल फैक्टर्स हैं उसके कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे, क्लास, एम्प्लॉयमेंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
एथनिसिटी। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे ये तीनों ही प्रकार के जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उसी तरीके से ये हमारे हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हेल्थ साइकोलॉजी का फोकस इन तीनों ही एस्पेक्ट्स पे, यानी बायो एस्पेक्ट पे, साइको एस्पेक्ट पे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे और सोशल एस्पेक्ट पे, ये तीनों ही एस्पेक्ट पे जो हेल्थ साइकोलॉजी है उसका फोकस है। अब यहाँ अगर हम देखें तो जो बायो जो हमारा एस्पेक्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि वायरस, बैक्टीरिया या इस तरह की जो भी एक्सटर्नल एजेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। वो उनकी वजह से हम या तो बीमार पड़ सकते हैं या हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट हो, या हमारे अंदर कुछ हम कह सकते हैं नेगेटिव ऐसे सिम्टम्स या बदलाव आएँ जिसकी वजह से हम अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने में असमर्थ हों। तो इस प्रकार से जो एक हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो रहे हों, वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो उसमें हमारा बिहेवियर, उसमें हमारे बिलीव्स यानी हमारी जो मान्यताएं हैं, हम किन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट मानते हैं लाइफ में, किन चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हमारे वो कौन से जो बिलीव्स हैं जिसकी वजह से हम ऐसे बिहेवियर्स में इंगेज होते हैं जो कहीं ना कहीं या तो हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं या कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह की भी हमारी जो बिलीव्स हैं उनके बारे में भी अध्ययन करना, उनको भी फोकस करना। देन कोपिंग, हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं कि हम कैसे जो समस्याएं हमारे सामने हैं, चाहे वो किसी बीमारी के रूप में हो, चाहे वो किसी परिस्थिति के रूप में हो, हम उनसे किस प्रकार से कोप करते हैं या उनसे किस प्रकार से हम निपटते हैं, ये भी हमारे साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के अंदर आता है, और ये भी हमारी ओवरऑल हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है स्ट्रेस यानी तनाव। और तनाव एक ऐसी परिस्थिति है जो निरंतर आजकल के मॉडर्न अगर हम सोसाइटी में देखें तो स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाए रखता है। और आजकल के हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है और जो इकोनॉमी इतनी फास्ट हुई है, उसके चलते जो अर्बनाइजेशन है और जो प्रोडक्शन एरा जिसको हम कहते हैं, इन सभी में लोगों के अंदर एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि कंपटीशन, और हर समय कुछ ना कुछ ऐसे टास्क उनको मिलते हैं या कार्य उनको करने होते हैं कि वो एक निरंतर स्ट्रेस को महसूस करते हैं और इस तरह की कंडीशन में वो रहते हैं। तो इस प्रकार की जो उनकी लाइफस्टाइल है जिसमें एक्सेसिव स्ट्रेस हो, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस का एक ऐसा लेवल जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इस प्रकार का जो ये साइकोलॉजिकल एक स्टेट है एक इंडिविजुअल के लिए, ये भी उसकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इसके बाद हम पेन की बात करते हैं, तो पेन एक ऐसा फैक्टर है जिसको अगर हम समझना चाहें तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक ऐसी ट्राइब है अफ्रीका में जहाँ पर वो अपने जो उनके यहाँ के जो यंग पॉपुलेशन है उनको वो बचपन से ही ये सिखाते हैं कि दैट दे हैव टू बियर पेन एट द, मतलब उसकी एक लिमिट वो क्रॉस कर जाते हैं पेन की जो बियरेंस की, और वहाँ की सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स पेन को उस लेवल तक जाकर के बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको उस सोसाइटी में, मतलब वो एक ट्राइब का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और वहाँ पर पेन की जो हम कह सकते हैं जो क्षमता है बर्दाश्त करने की, वो बहुत हाइटेंड लेवल तक जाती है। और उसका प्रमुख रीज़न ये है कि ये वहाँ की कल्चरल प्रैक्टिस है, यानी कि वो उनके ओवरऑल जो उनकी ट्राइब है, ये उसमें बिलीफ है उनका कि जो कमज़ोर व्यक्ति है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या इस तरह के एनवायरनमेंट में केवल शक्तिशाली व्यक्ति जो दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, केवल वही सर्वाइव करेगा और वही उपयुक्त मेल होगा। तो इस प्रकार से वहाँ की जो ये ट्रेडिशन हम कह लें या जो कल्चर है और वहाँ की जो मान्यताएं हैं उस ट्राइब की, उसके कारण जो वो एनुअल फंक्शन अपना करते हैं, तो उस एनुअल फंक्शन में वहाँ के जो भी किशोर जब वो ये अनाउंस करना चाहते हैं कि वो अब वयस्क हो गए हैं, यानी अब वो एडल्ट हो गए हैं, तो उनको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट उस दिन ऐसे उनके टेस्ट लिए जाते हैं जो फिज़िकली इतने पेनफुल होते हैं कि हम अगर आम जीवन में उस तरह के हमको अगर कह सकते हैं एक्टिविटीज़ करने को कहा जाए तो वो नियर इम्पॉसिबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि
एक होश में एक आदमी के साथ हम उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो यानी कि इतना दर्द वहाँ पर उस तरह की एक्टिविटी से होता होगा, पर फिर भी वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ के जो यंग पॉपुलेशन है, वो इतना ज़्यादा अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे कि वो उस पेन को ईजिली बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो उस टेस्ट में पास होते हैं और उसके बाद वो अपनी सोसाइटी में एज अ मेल एक्सेप्ट होते हैं, यानी अपनी ट्राइब में वो एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। तो अब इस तरह के एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर जो हमारी जो अपब्रिंगिंग है या चाहे हमारे कल्चरल जो हम कह सकते हैं बिलीव्स हैं, वो सभी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं ना कहीं पेन को लेकर के जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारी उसको हम कह सकते हैं पेन को बर्दाश्त करने की जो हमारी एबिलिटी है, वो इन सभी फैक्टर्स से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से ये साइकोलॉजिकल जितने भी फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद जब हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं तो सोशल फैक्टर में क्लास, यानी कि व्यक्ति सोसाइटी में किस क्लास को बिलोंग करता है, यानी जो उसका स्तर है वो कौन सा है। उसके अलावा उसका एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, वो एक ऐसी जॉब में है जहां उसको कम स्ट्रेस है, बेहतर इनकम है, जॉब सिक्योरिटी है, इस प्रकार के जितने भी फैक्टर्स हैं, उसके वर्किंग आवर्स कैसे हैं। तो इस प्रकार के जितने भी फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आगे चल करके उसकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वो जो भी इंडिविजुअल है उसकी फैमिली का, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो लोग किस लोकेलिटी में रहते हैं, कैसी हाउसिंग, कैसा फूडिंग वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा एथनिसिटी, यानी कि वो किस पर्टिकुलर जगह से और किस पर्टिकुलर ट्राइब से या किस पर्टिकुलर जाति से वो आते हैं या रेस से आते हैं। तो इस प्रकार की जो उनकी एथनिक आइडेंटिटी है, ये सभी कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल जो हेल्थ है उन चीज़ों को ये इम्पैक्ट करती है। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एज वेल एज सोशल फैक्टर्स, तो ये सभी, ये तीनों का जो इंटरेक्शन आपस में हो रहा है, इन तीनों के ही इंटरेक्शन पे फोकस करना और किस तरह से ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, ये हेल्थ साइकोलॉजी का पहला फोकस है। इसके बाद दूसरा, दैट इज इन हेल्थ साइकोलॉजी हम हेल्थ को एक कंटिन्यूम के तौर पे देखते हैं, जो कि मैंने आपको जब बताया था कि जो बिहेवियरल मेडिसिनल मॉडल है वो भी इसी चीज़ को कहता है कि दैट जो हेल्थ है वो एक ऐसी स्टेट है जो कंटिन्यूम में, यानी कि हेल्थ और इलनेस ये दो अपोजिट कॉन्सेप्ट नहीं हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हम इस दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में हम हमेशा टू एंड फ्रो मूवमेंट करते रहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जब हेल्दी होता है तो उसी समय पे कुछ इलनेस के कुछ सिम्टम्स या हम कह सकते हैं कि उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ठीक उसी समय पे कोई व्यक्ति यदि इल है तो वो हम कह सकते हैं कि वो फिर से हेल्दी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एक कंटिन्यूम है, यानी ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है। कोई पूरी तरह से हमेशा स्वस्थ नहीं रहता और कोई पूरी तरह से हमेशा बीमार नहीं रहता। इसी तरह से जब हम इस कंटिन्यूम में बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक इलस्ट्रेशन की मदद से एक हम यहाँ प्रयास करेंगे ये समझने का कि ये जो फैक्टर्स हैं ये किस प्रकार से इम्पैक्ट करते हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ को। इसमें जो पहला हम बात करेंगे दैट इज़ इलनेस ऑनसेट, यानी कि जो बीमारी होने का जो क्राइटेरिया है या जो कारण है, जो उसके कॉजेज़ हैं, उसकी बात करेंगे हम। उसके बाद इलनेस एडेप्टेशन, यानी वो जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे उस बीमारी के जो क्षण है या जो बीमारी का जो हमारा दौर है या उस पूरी फेज़ में हम किस तरह से उससे लड़ते हैं या किस प्रकार से हम उसको फेस करते हैं, उसके बारे में जो हमारा फोकस है। एंड देन फाइनली इलनेस आउटकम, यानी कि हम उस पूरे फेज से किस प्रकार बाहर निकलते हैं और उसका रिजल्ट क्या है। देन इलनेस ऑनसेट के लिए जो पहला फैक्टर है दैट इज बिलीव्स। सेकेंड फैक्टर इज बिहेवियर एंड थर्ड फैक्टर इज स्ट्रेस।
तो ये जो 3 फैक्टर हैं, ये हमारे जो बीमारी है कहीं ना कहीं उसके ऑनसेट में इनका योगदान होता है, या इनका रोल हम कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन हम बात करते हैं इलनेस एडेप्टेशन की। तो इलनेस यानी बीमारी जब हो गई तो उसके बाद वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। उसमें पहला है हेल्प, सेकंड है कोपिंग, देन पेन, देन सोशल सपोर्ट, उसके अलावा ये 3 फैक्टर्स हैं, बिहेवियर, अडियरेंस एंड इलनेस बिलीफ। ये तीनों ही फैक्टर फिर से हमारी जो इलनेस एडेप्टेशन है, यानी उस बीमारी से जो हमारी लड़ने की क्षमता है या उससे उभरने की जो क्षमता है हमारी, कहीं ना कहीं उस पूरे फेज़ में ये सभी फैक्टर्स उसको प्रभावित करेंगे। इसके बाद जो इलनेस का आउटकम होगा उसमें पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन adherence, then again behavior and longevity. अब यहाँ पे हम इस मॉडल में ये देख सकते हैं कि ये जो पूरी जो जर्नी है इसमें इलनेस ऑनसेट से लेकर के, यानी बीमार होने से लेकर के, और उसके पूर्व में भी जो फैक्टर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं हमारे पूरे जो हेल्थ को है वो प्रभावित करते हैं। इसलिए इलनेस ऑनसेट में ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिलीफ, बिहेवियर एंड स्ट्रेस। उसके बाद जब हम उस बीमारी के फेज से जूझने का प्रयास करते हैं या उससे हम उभरने का प्रयास करते हैं तो हेल्प, यानी हमें किस प्रकार की हेल्प मिल रही है, हमें कोपिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो सोशल लेवल के रिसोर्सेज की हम बात करें, जैसे सोशल सपोर्ट की हम बात करें, या साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम कितने मजबूत हैं, चाहे हम पेन बियरेंस की अपनी बात करें कि हम कितना पेन बियर कर पा रहे हैं, तो ये सभी फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो हमारा बिहेवियर है, बीमारी के दौरान हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हम किन बातों का ध्यान रख रहे हैं, कौन कौन से बिहेवियर्स को हम अवॉइड कर रहे हैं और कौन से बिहेवियर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं या कैसे बिहेवियरल चेंजेस हम अपने अंदर ला रहे हैं। उसके बाद अडियरेंस, यानी कि अगर आपको दवाई खाने के लिए दी गई है तो आप उस दवाई को खा रहे हैं या नहीं, अगर आपको जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं करने के लिए आप उनको कर रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा इलनेस बिलीफ्स, यानी कहीं ना कहीं जब हम ये मानते हैं इस पूरे फेज़ में कि इस दौर से हम बाहर आ सकते हैं या कहीं ना कहीं हम इससे सफल तरीके से इस बीमारी को हम ओवरकम करेंगे, तो इस तरह की जो हमारे बिलीव्स होते हैं रिलेटेड टू इलनेस, ये भी बहुत अफेक्ट करते हैं। देन इलनेस आउटकम की जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि उस बीमारी के बाद जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो कैसी होगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमारी जो ओवरऑल ये जो हम कह सकते हैं एक जर्नी थी या एक ये पूरा फेज़ था, इसमें इसके आगे आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा जो जीवन का स्तर होगा वो कैसा होगा, हम एक हेल्दी लाइफ जिएंगे या उसके आगे हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे या नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। तो ये सभी फैक्टर्स। इसके बाद अगेन अडियरेंस, यानी कि क्या उसके बाद भी हम अपनी लाइफ से जुड़े हुए जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो कर रहे हैं या नहीं, चाहे वो दवाई को कंटिन्यूली खाने से लेकर के हमारे लिए जो भी प्रिकॉशंस या जो भी एक्सरसाइजेज या इस तरह के जो भी सजेशंस हमको दिए गए हैं या उस दौर में हमें पता चले हैं, क्या हम उनको उसी तरह से फॉलो अप कर रहे हैं। देन अगेन बिहेवियरल चेंजेस, यानी कि हमारे बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस, क्या वो एडेप्टिव चेंजेस आए हैं या नहीं, क्या हम उस तरह के जो पॉजिटिव हमको वहाँ पर बिहेवियर अडॉप्ट करने हैं वो हमने किए या नहीं, और जो चेंजेस हमें अपने अंदर लाने हैं वो हमने किए या नहीं। कोई ऐसी आदत
जो हमें छोड़नी थी वो हम सक्सेसफुली छोड़ पाए या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स। एंड देन फाइनली इन सभी फैक्टर्स के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ लॉन्गेविटी, यानी कि जो हमारे जीवन की जो आयु हमारी है वो इस पर निर्भर करेगी। जो हमारी जीवन का जो हम कह सकते हैं विस्तार है वो इस पर निर्भर करेगा कि हम ये सारे फैक्टर्स वो उनको कितनी हम ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं या फिर हम उसको कितने डेडिकेशन के साथ उसमें इन्वॉल्व हैं और एज एन इंडिविजुअल हम कितना ज़्यादा उस पूरे प्रोसेस में उन चीज़ों को सीख रहे हैं और उनसे हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। तो इस तरह से जो दूसरा हमने बात की फोकल पॉइंट ऑफ द हेल्थ साइकोलॉजी। इसके बाद एक और जो फोकस पॉइंट है हेल्थ साइकोलॉजी का दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड हेल्थ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डायरेक्ट पाथवे की बात की गई है, यानी कि हमारा जो साइकोलॉजिकल जो भी हमारी बॉडी में या हमारे अंदर जो भी साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं प्रोसेसेस हो रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ कॉग्निशन, इमोशन, बिलीफ और हमारी जो भी बिहेवियरल प्रैक्टिसेस हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो हमारी जो साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली भी हमारी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं थ्रू आवर फिजियोलॉजी, और जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो हमारे बिहेवियर को पहले अफेक्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारे बिहेवियर हमारे हैं, यानी कि हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो बिहेवियर में हमारे रूटीन में जो चीज़ें हम करते हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो एक्शंस हैं, कहीं ना कहीं वो फिर हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ एक प्रयास करेंगे एक मॉडल से समझने का। तो इसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसमें यदि हम कंसीडर करें तो हमारे अंदर इस तरह के थॉट्स होते हैं जैसे आई एम वेरी स्ट्रेस्ड या आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड। उसके बाद I am healthy, I care about my health। तो इस तरह के बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हम, और ऐसे बहुत सारे तमाम हमारे थॉट्स हैं या हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाते हैं। तो हम ये सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर मौजूद होते हैं। हर इंडिविजुअल के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग तरीके से वो उसकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जिसकी हम बात करेंगे, इस प्रकार के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे अंदर अलग अलग बिहेवियर्स उसकी वजह से मैनिफेस्ट होंगे, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, एक्सरसाइज, स्क्रीनिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इस प्रकार के जो बिहेवियरल हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनसे ये प्रभावित होते हैं। जैसे जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं वो स्मोकिंग करते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हम ड्रिंकिंग की बात करते हैं, यानी जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण से वो इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह के बिहेवियर में एंगेज होते हैं। देन वी टॉक अबाउट ईटिंग, जो हमारी ईटिंग प्रेफरेंसेस हैं और उसमें बहुत बार हम अपने जो हमारे साइकोलॉजिकल यानी कि जो हमारी पसंद नापसंद है, हमारा एटीट्यूड है, या चाहे हमारे जो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हमारा ओवरऑल एक हम कह सकते हैं आदतें हैं हमारी, उनके अनुसार हम अपनी ईटिंग हैबिट्स उसमें हम ज़्यादा फैट ले रहे हैं या उसमें हम फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। देन अबाउट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज यानी कि हम रूटीन एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। इसी तरह से स्क्रीनिंग, यानी स्क्रीनिंग से यहाँ तात्पर्य है
कि जो हम रूटीन हेल्थ चेकअप्स कराते हैं या नहीं कराते हैं उसके बारे में ये है। यानी कि अगर हमारे बिहेवियर में ये हमारी एक हैबिट है दैट वी गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, और इसकी वजह से जो हमारे ओवरऑल जो हेल्थ आउटकम्स होंगे वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर हमें किसी तरह की कोई पूर्व में जानकारी मिल जाती है, यानी कोई बीमारी गंभीर होने से पहले ही अगर हमको अपने रूटीन हेल्थ चेकअप से वो पता चल जाती है तो कहीं ना कहीं उसको ट्रीट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो स्क्रीनिंग को लेकर के यानी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को लेकर के जो हमारा ओवरऑल एटीट्यूड है वो कितना हम उसको फॉलो करते हैं या वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी, तो क्या हम एज एन इंडिविजुअल किसी तरह की अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या उसको लेकर के हमारे अंदर किस प्रकार के थॉट्स हैं। तो ये सभी फैक्टर्स हमारे जो कहीं ना कहीं बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन में ये दिखते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये सभी फैक्टर्स अल्टीमेटली हमारे हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे उनकी वजह से हमारे बिहेवियर में सर्टेन चेंजेस आए, या हम कह सकते हैं कि हमारा बिहेवियर उससे शेप हो रहा है इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से जो बिहेवियर हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो बिहेवियर अल्टीमेटली जा करके हमारी हेल्थ को, हमारे हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइकोलॉजी जो है या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो डायरेक्टली, यहाँ हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली वो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को, यानी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो हमारी फिजियोलॉजी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। जो स्ट्रेस हम लेते हैं या जिस भी तरीके से जो हम सोचते हैं या एक्सेसिवली हम एंग्जाइटी लेते हैं अपने अंदर, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उससे हमारे बॉडी में जो डायरेक्ट फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। उसी तरह से जो हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जब वो उनकी वजह से हमारे बिहेवियर में ऐसे चेंजेस आते हैं या इस तरह की जो हमारी बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं या हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से वो शेप होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे उन्हीं बिहेवियर्स की जो वजह से हमारा ओवरऑल जो हेल्थ है वो अफेक्टेड होती है। तो इस तरह का जो इम्पैक्ट है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। तो हम हेल्थ साइकोलॉजी में ये दोनों ही तरह के इम्पैक्ट को फोकस करते हैं, यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन हेल्थ स्टेटस, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो थ्रू बिहेवियर या थ्रू बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन किस तरह से वो हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम एक और जो इम्पॉर्टेंट फोकस होता है हेल्थ साइकोलॉजी का, दैट इज ऑन वेरिएबिलिटी। यानी कि हम बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी में कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हों इन द अगर हम इसकी बात करें तो चाहे वो जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें या टाइम की बात करें या जेंडर की बात करें या सोशल क्लास की बात करें, तो ये सभी फैक्टर्स, इन सभी के अक्रॉस सभी इंडिविजुअल्स में हम डिफरेंसेस देखते हैं कि जो उनका हेल्थ स्टेटस है वो कहीं ना कहीं इन सभी फैक्टर्स से प्रभावित होता है। यानी कि जो इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं अपने हेल्थ के स्टेटस में, उसमें ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो साइकोलॉजी यानी हेल्थ साइकोलॉजी का एक फोकस ये भी होता है कि टू अंडरस्टैंड व्हाई ऑल दीज वेरिएबिलिटीज एग्जिस्ट, और हम इनको किस तरह से समझ सकते हैं और इसको हम इस नॉलेज को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो हम यहाँ पर जब बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस में कई बार हम ये देखते हैं कि ऐसी लोकेशंस जो हम कह सकते हैं आइदर एडवांटेज लोकेशंस हो सकती हैं या डिसएडवांटेज लोकेशंस हो सकती हैं सर्टेन टर्म्स में। जैसे अगर मैं इसका एक आपको सिंपल उदाहरण देने का प्रयास करूं तो हमारे ही देश में हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर्स हम देखते हैं। अगर मैं इसको सिंपल करूं आपके लिए तो हमारे देश के नॉर्दर्न रीजन में बहुत सारे हम देखते हैं कि गर्मी के कारण डेथ्स होती हैं और बहुत सारे लोगों को उससे प्रभावित होते हैं। उसी तरह से जब एक ऐसा सीज़न आता है जब हम देखते हैं कि जो वेक्टर डिजीज़ हैं, यानी कि जो मच्छरों के काटने से जो डिजीज़ेज़ की हम देखते हैं आउटब्रेक होता है, तो इस तरह का
जो पर्टिकुलर हम देखते हैं कि कुछ रीजन्स में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसी प्रकार से जो ज्योग्राफिकल लोकेशन में जैसे कुछ पर्टिकुलर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पर लैंडस्लाइड या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अत्यधिक बारिश होना, तो इस तरह के बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हमारे जो ज्योग्राफिकली जो हम जिन चीज़ों से हम कहते हैं कि प्रभावित होते हैं, वो सभी हमारे ओवरऑल हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम जब टाइम की बात करते हैं तो टाइम यूनिवर्सली सभी को प्रभावित करता है, यानी हमारी ओवरऑल जो हेल्थ हो या चाहे वो जितने भी फैक्टर्स हों उसको वो प्रभावित करता है। इसके अलावा वी टॉक अबाउट सोशल क्लास। तो सोशल क्लास का यहाँ पर जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले इसी सत्र में कि जो व्यक्ति है वो किस क्लास को बिलोंग करता है इन द सोसाइटी, क्या वो अपर क्लास है या मिडिल क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है वो, और ये इस तरह का जो परसेप्शन है वो ज़्यादातर व्यक्ति खुद से बना लेता है, यानी कि वो इस तरह का जो सोशल क्लास है वो उसको किसी के द्वारा नहीं बताया जाता, बल्कि वो खुद से अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर सोशल क्लास में वो कहीं ना कहीं रखता है या उसको मानता है, और उसका इम्पैक्ट उसकी ओवरऑल जो हम कह सकते हैं जो हेल्थ है उस पर पड़ता है। और उसका हम कह सकते हैं एक रीज़न ये भी है कि डायरेक्टली जो उसकी इनकम है या जो उसकी इनकम की वजह से जो उसकी लाइफस्टाइल है वो प्रभावित होती है, जो उसका फूड इनटेक है, जो उसकी हैबिट्स हैं, जो उसकी स्ट्रेस का लेवल है, वो कहीं ना कहीं इन सब जो चीज़ें हैं वो उसके सोशल क्लास से भी अफेक्टेड होता है। उसी तरह से जो जेंडर, और जेंडर में अक्सर ये देखा गया है कि दैट फीमेल्स जो हैं, अगर हम उनकी सिंपल वे में बात करें कि जो उनकी लॉन्गेविटी है, यानी जो उनकी जीवन जो प्रत्याशा है वो पुरुषों से ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये अपने आप में एक चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो जेंडर डिफरेंसेस हैं वो ओवरऑल जो हमें हेल्थ में और हेल्थ स्टेटस में जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो उसमें जेंडर भी एक रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए एक फैक्टर ये भी माना जा सकता है कि जो महिलाएं होती हैं वो कंसल्टेशन को लेकर के, यानी डॉक्टरों के पास जाने से लेकर के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने तक, वो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वो ओपन होती हैं कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन। तो मेल पॉपुलेशन चाहे वो हेल्थ चेकअप कराने की बात हो या डॉक्टर के पास जाने की बात हो या फॉलोअप में जो भी चीज़ें उसको बताई गई हों उनको मानना या उनको उसी तरीके से डेडिकेटेडली उसको हम कह सकते हैं कि अपनी प्रैक्टिस में लाना, ये थोड़ा सा मेल पॉपुलेशन में इसमें कमी देखी गई है। और ओवरऑल जो मेल पॉपुलेशन है वो रिस्की बिहेवियर में भी ज़्यादा कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब भी कुछ रीजंस हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, अगेन हम बात करते हैं जो हमारे कॉग्निशन, यानी कि जो हमारा थिंकिंग पैटर्न है, जो हमारी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो चीज़ों को देखने का हमारा जो पर्सपेक्टिव है, ये सभी चीज़ें हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी इमोशनल कैपेबिलिटी है कि हम चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा रहता है, क्या हम एक्सट्रीमली गुस्सा हो जाते हैं या बहुत अधिक डर जाते हैं या हम बहुत जल्दी होप खो देते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है टू द सिचुएशंस, जो भी तरह की सिचुएशंस हम फेस करते हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी ओवरऑल लाइफ से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कैसी हैं और उसको लेकर के हम कितना एफर्ट करते हैं या अपने पार्ट पर हम कितने सिंसियर हैं। उसके अलावा सोशल सपोर्ट, हमें जो आसपास हमारे जो सोशल सपोर्ट मिलता है, यानी कि चाहे वो हमें अपनी फैमिली से मिले या हमारे अपने वर्क प्लेस से मिले या चाहे ओवरऑल सोसाइटी से हमको जो सपोर्ट मिलता है, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट को डेवलप करता है और उससे जो ओवरऑल हमारी हेल्थ है वो आइदर पॉजिटिवली अफेक्ट होती है या नेगेटिवली अफेक्ट होती है। ये डिपेंड करता है कि हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है और हमें कितना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके अलावा सोशल नॉर्म्स, यानी कि हमारे जो आसपास जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो बिलीव्स हैं, जो हमारा कल्चर है, वो किस तरह से हमें हमारी हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है या कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हैबिट्स हैं उसको वो प्रमोट कर रहा है या उसकी तरफ हमें कह सकते हैं कि आकर्षित करता है। तो ये सभी जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद लर्निंग की हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। जब हम चीज़ों को अनुभव करते हैं, हम देख के सीखते हैं, ऑब्जर्व करके
या कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू सीखते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल जो हमारी कह सकते हैं हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं उनको डेवलप करने में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन पीयर प्रेशर एंड कोपिंग। अगेन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीयर प्रेशर की अब हम बात करते हैं, तो अगर हम इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लें, तो अगर हम स्मोकिंग की ही बात करें तो स्मोकिंग इकलौता एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इंडिविजुअल्स में, ये जब उनसे एक सर्वे में, एक स्टडी में ये उनको पूछा गया कि आपने जो पहली बार जब स्मोकिंग शुरू किया तो उस समय सबसे पहला जो आपको इसके लिए जो हम कह सकते हैं कि जो ऑफर आया या इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, तो उसमें से ज़्यादातर लोगों का यानी मोर देन 95% ऑफ द जो इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनका रिस्पॉन्स ये था कि इस तरह की जो एक्टिविटी है वो शुरू करने के लिए उन्होंने अपने यानी कि पीयर ग्रुप को देख करके शुरू किया या उनके कहने पर या उनके साथ इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को उन्होंने शुरू किया। तो इसी तरह से अगर हम कोपिंग की बात करें तो अगेन जो कि हमने पहले भी अपने इसी सत्र में बात की कि हमारे पास वो कौन सी हम कह सकते हैं एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ हमारी जो साइकोलॉजिकल कैपिटल है वो मौजूद है, जिससे हम इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे सामने एडवर्स कंडीशंस आती हैं, हम उनसे कितने बेहतर तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं, उसको कोप करते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं ये भी जो हमारी हेल्थ स्टेटस में जो हमको भिन्नताएं देखने को मिलती हैं इंडिविजुअल लेवल पे और अलग अलग हम कम्युनिटी लेवल की भी अगर बात करें तो इन सभी लेवल्स पे हमको जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, ये इन सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं उसमें एक रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे जो 4 फोकस पॉइंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, इसकी हमने चर्चा की। इसके बाद हम बात करेंगे एम्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। इसमें से जो पहला प्रमुख उद्देश्य है हेल्थ साइकोलॉजी का, दैट इज इवेल्युएटिंग द रोल ऑफ बिहेवियर इन द इटियोलॉजी ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारी के जो विज्ञान है उसमें किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है, यानी जो हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं, वो कैसे हमारी ओवरऑल जो हेल्थ या इलनेस उसको प्रभावित करते हैं, उसको समझना। अगर हम इसमें पहला एग्जाम्पल देखें, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ आपके लिए रखे हैं सो दैट कि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार से ये प्रयास हेल्थ साइकोलॉजी में किए जाते हैं समझने का कि जो हमारा बिहेवियर है वो ओवरऑल हमारी इलनेस को किस तरीके से कह सकते हैं कि अफेक्ट करता है या हमारे हेल्थ स्टेटस को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की बात करें तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में जो हमारी स्मोकिंग हैबिट्स हैं या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो हार्ट से रिलेटेड जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करता है या कहीं ना कहीं उसको उस पर किस तरह से हमारा जो ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये उसको एक्सप्लेन करता है। देन हम बात करें कैंसर की तो अगेन हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारी बिहेवियरल हैबिट्स हैं दे आर अगेन गोइंग टू कॉज या गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें हम फिर से देख सकते हैं यहाँ पे फेलियर टू अटेंड स्क्रीनिंग, और फेलियर टू अटेंड स्क्रीनिंग की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो रूटीन हेल्थ चेकअप नहीं कराते और वो इस तरह की कंडीशंस को अगर वो अवॉइड करते हैं तो लॉन्गर रन में जब उनको बीमारी पता चलती है उस स्टेज में वहाँ पर ट्रीटमेंट जो होती है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में जो रूटीन हेल्थ चेकअप्स हैं उसको फॉलो अप ना करना या उस तरह का बिहेवियर जो है उसमें एंगेज ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल जो बीमारी के कारणों में कहीं ना कहीं गिना जाता है। इसके बाद हम बात करें स्ट्रोक की, देन अगेन हम देखते हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं चाहे वो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित हों, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित हों, चाहे वो उसका रीज़न हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ हो या हमारा स्ट्रेसफुल जॉब हो या हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं अपने इंडिविजुअल लाइफ में, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशंस में, हमारे जिस प्रकार से हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद इन द फैमिली, आउट ऑफ द फैमिली, चाहे अपने वर्क प्लेस पे, तो ये सभी जो हमारी बिहेवियरल जो हमारी टेंडेंसीज़ हैं कहीं ना कहीं इन सभी का हमारे हम कह सकते हैं कि इस तरीके की जो परेशानियां हैं या जो इस तरीके की इलनेस है, चाहे वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो या स्ट्रोक हो, और ये सभी
और इसके अलावा भी जितनी हम कह सकते हैं मेजर या माइनर जितनी भी जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं जो हमारा ओवरऑल बिहेवियर है वो एक इम्पैक्ट डालता है। और हेल्थ साइकोलॉजी ये प्रयास करता है हमेशा समझने का कि ये जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं ये किस तरीके से हमारी इन जो हम इलनेस आउटकम की बात करते हैं, यानी कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे उसमें किस प्रकार से ये हमें हेल्प आउट करेगा, या फिर जो हमारी जो ओवरऑल जो बिहेवियरल हैबिट्स हैं वो किस तरीके से हमारी इलनेस को इम्पैक्ट करता है और हमारा जो हेल्थ स्टेटस है वो किस तरह इससे प्रभावित होता है। इसके बाद एक और फैक्टर हम यहाँ देख सकते हैं, दैट इज़ अबाउट एक्सीडेंट्स। और एक्सीडेंट्स जो हैं जो कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ होते हैं डेथ का, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है या इस प्रकार की जो हैपनिंग्स हैं उसका अगर हम देखें तो उसके जो कुछ मेन रीजंस हमारे अगर बिहेवियरल एस्पेक्ट से मिलते हैं तो ट्रैफिक रूल वायलेशन और इस प्रकार से जैसे ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पे बात करना या फिर केयरलेस वे में ड्राइविंग करना, ये फैक्टर्स तो हैं ही, साथ में अल्कोहल कंजम्पशन, यानी इस प्रकार के इन्फ्लुएंस के अंडर में जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। इसी के साथ हमें ये नॉलेज भी है, हमें ये पता भी है, यानी अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होती है कि ट्रैफिक रूल वायलेट करने से एक्सीडेंट का खतरा रहता है, चाहे वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ड्राइविंग करने की बात हो तो इसके बारे में भी लोगों को पता रहता है। इसके बावजूद, इस तरह की नॉलेज होने के बावजूद हम इस तरह की प्रैक्टिसेस क्यों करते हैं, इस तरह के बिहेवियर हम क्यों शो करते हैं, तो ये सभी समझने का प्रयास हेल्थ साइकोलॉजी की फील्ड में किया जाता है। इसके बाद वी टॉक अबाउट प्रिडिक्टिंग अनहेल्दी बिहेवियर्स। जैसा कि मैं अभी इसके पहले भी कह रहा था कि ये प्रयास किया जाता है हेल्थ साइकोलॉजी में समझने का कि जो अनहेल्दी बिहेवियर हैं, ऐसे जो हमारी बिहेवियर्स हैं, चाहे वो डाइट से संबंधित हो या किसी तरह का सब्सटेंस अब्यूज़ हो या और इससे रिलेटेड जो भी जो हमारे बिहेवियरल हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं, हम इस तरह के चीज़ों में क्यों एंगेज होते हैं या ऐसे चीज़ें हम क्यों करते हैं जो कि हमें पहले से पता है कि अनहेल्दी है फिर भी हम उसमें एंगेज होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है और इसमें किस तरीके से पॉजिटिवली इंटरवीन किया जा सकता है, ये सभी एम ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी है। इसके बाद इवेल्युएटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से हमारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती है, इसके बारे में भी समझने का प्रयास हेल्थ साइकोलॉजी में किया जाता है। और इस चीज़ को मैंने अभी अपने ही सत्र में, इसी सत्र में पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे का जहां हमने देखा था फोकस, कि किस तरह से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारी फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं और वो डायरेक्टली हमारे हेल्थ आउटकम्स को अफेक्ट करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। देन प्रोमोटिंग हेल्दी बिहेवियर, और ये जो लास्ट के दो फैक्टर आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें एक है प्रोमोटिंग हेल्दी बिहेवियर एंड देन प्रिवेंटिंग इलनेस, ये दोनों हम कह सकते हैं कि ये हेल्थ साइकोलॉजी का हम कह सकते हैं ये अप्लाइड पार्ट है। और इसके पहले का जो हम यहाँ पे ये जो फैक्टर्स यहाँ देख रहे हैं ये हेल्थ साइकोलॉजी का हम कह सकते हैं रिसर्च पार्ट है या थ्योरी बिल्डिंग जो हम कहते हैं, जिसको कि यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को समझने का, उनके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज गेन करने का, उसको थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू वेरियस ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एंड देन व्हेन वी फाइनली हैव नॉलेज, वी हैव थियरीज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर, तब हम जो अगले दो काम करते हैं उसमें पहला है प्रोमोटिंग हेल्दी बिहेवियर। हम ये अपने इस ओवरऑल जो एक्सरसाइज हमने अब तक की, यानी जो नॉलेज हमने इकट्ठी की या जितने भी हमारे पास जो थियरीज़ हैं जो हमने बनाई हैं इस फील्ड में, उनको किस तरह से हम यूज़ करें ताकि हम हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट कर सकें, और इसके लिए किस तरीके की हम चेंजेस इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे या कम्युनिटी के लेवल पे हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या चीज़ें हम डिफरेंटली कर सकते हैं। और ये सभी जो फैक्टर्स हैं, जैसे अगर इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो फॉर प्रोमोटिंग हेल्दी बिहेवियर हम ओवरऑल जो एजुकेशन से लेकर के, यानी फ्रॉम द वेरी इनिशियल ईयर्स, जहां एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है वहां से लेकर के ओवरऑल जो हमारी आगे की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं या जो लाइफ है, चाहे वो
जहाँ पर व्यक्ति जॉब करता है, चाहे वो उसकी फैमिली में, तो इन सभी जगहों पर हम ये एक कलेक्टिव एफर्ट कर सकते हैं एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी की जो हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं हम उनको प्रमोट करें। अगर इसका एक और एग्जांपल मैं आपको अभी रिसेंटली जो हम कह सकते हैं हमारे देश में अगर आप देखें तो मिलेट्स की बहुत ज़्यादा इस समय प्रमोशन हो रही है, यानी जो कोर्स ग्रेन है, जो मोटा अनाज है, उसको खाने की बात चल रही है। और ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो इसके पूरा पीछे का जो फोकस है वो अगेन वो टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि इस तरह का जो अनाज हम जब उसका सेवन करते हैं, जो मोटा अनाज होता है, तो वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए और हमारी हम कह सकते हैं कि जो पूरी बॉडी फिजियोलॉजी है उसके लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं या जो इस तरह की स्कीम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल जो कह सकते हैं हेल्थ आउटकम्स को पॉजिटिव दिशा में उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं। इसके बाद हाउ टू प्रिवेंट इलनेस, यानी कि हम ये जो सारी हमने नॉलेज हमने इकट्ठी की है या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हमने अभी तक अपने थ्योरी बिल्डअप किया है उसको यूज़ करके हम किस प्रकार से इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि पहला तो केस ये था कि हम किस प्रकार से हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करें, बट स्टिल उसके बाद भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ सकता है या उसको किसी तरह की कोई बीमारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम कैसे उसको उस बीमारी से बचाएं या फिर उसको उस बीमारी से लड़ने में हम किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं या वो बीमारियां उसको ना हो इसके लिए हम क्या इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो टू प्रिवेंट इलनेस हम लोगों को ये अवेयर कराते हैं कि जैसे अगर जो मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में हम देखते हैं कि मच्छरों के काटने से डेंगू एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा होती है और मलेरिया भी एक प्रकार की एक जो समस्या है। तो इस तरह के मच्छरों के काटने से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो उनको हम कैसे रोकें इसके लिए आप देखते हैं कि बहुत सारे हमें बिहेवियरल प्रैक्टिसेस में हमको प्रमोट किया जाता है कि आसपास हम गंदगी ना रहने दें, हम अपने आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें और इस तरह की और बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना हो या फिर फुल कपड़े पहनना हो, यानी कि ये बहुत छोटे छोटे बिहेवियरल लेवल के जो चेंजेस हैं वो हम कर सकते हैं सो दैट कि हम इस तरह की जो हमारे लिए जो बीमारियां हैं जो जिनसे हम प्रभावित हो सकते हैं या जिनका हम पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस तरह की सिचुएशंस से हम इस तरह की जो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको करके हम कहीं ना कहीं हम इनसे बच सकते हैं। और इसका एक रीसेंट एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं तो जो अभी रिसेंटली जो पेंडेमिक गुजरा है उसमें भी हमने ये देखा कि किस तरीके से उस दौरान बहुत सारी ऐसी हमको बिहेवियरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया गया या हमको ये बताया गया कि अगर हम मास्क लगाएं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करें और हम भीड़ भाड़ ना करें और इस प्रकार की बहुत सारी उस दौरान में जैसे चाहे वो हैंड वॉश को लेकर के या इस तरह की जितनी भी जो हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ थी जिनको उस समय प्रमोट किया गया सो दैट कि हम उस महामारी को हम प्रिवेंट कर सकें या उस इलनेस से हम बच सकें। तो ये इस तरह की और बहुत सारे हम कह सकते हैं हमारे आसपास एग्जाम्पल्स हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी ओवरऑल इस तरह से वर्क करती है सो दैट कि हम इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रमोट कर सकें और साथ ही साथ हम जो फैक्टर्स हैं उनकी एक बेहतर समझ बना सकें और उसके आधार पर हम फाइनली जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ को और उनकी हम कह सकते हैं लाइफ को हम बेटर बना सकें। तो ये हेल्थ साइकोलॉजी का बेसिक एम है। तो आज के अपने इस सत्र में हमने इंट्रोडक्टरी आज बातचीत की अबाउट हेल्थ साइकोलॉजी। तो आज के अपने इस सत्र को अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।